नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस हम वीडियो में बात करने वाला है राजस्थान गवर्नमेंट के जो जूनियर इंस्ट्रक्टर के अमेंडमेंट 2023 में हुआ है। आईटीआई के जो जूनियर इंस्ट्रक्टर है उनके सर्विस रूल में क्या बदलाव हुए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन में क्या बदलाव हुआ है, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो अभी आने वाले महीने में जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए आईटीआई जो जूनियर इंस्ट्रक्टर है उनके लिए वैकेंसी जो है लेकर आने वाला है। उसके लिए अभी हाल ही में अमेंडमेंट किए गए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्लियर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और दोस्तों जो है करीबन 3,000 से ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो बताई जा रही है कि जूनियर इंस्ट्रक्टर की राजस्थान सरकार के अंदर आईटीआई के लिए आएगी, क्योंकि काफ़ी समय से जो है काफ़ी सारी पोस्टें जो हैं वो खाली चल रही है आईटीआई के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको जो है उसके जो अमेंडमेंट का जो पीडीएफ है, पूरी जो नियमावली उस पर लेके जाऊंगा। उससे पहले मैं आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लेके आऊँ, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले जो है यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखें बी वोकेशनल, बीटेक और बी कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। मतलब पहले जो था वहां पर भी बीटेक एलिजिबल थे, बट वहां पर नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं था। तो उसकी वजह से कई जो बीटेक जो कैंडिडेट थे उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, और जिन्होंने अप्लाई किया उनको अल्टीमेटली जो थी ज्वाइनिंग मिली। बट कुछ कोर्ट केसेस जो थे वो डिप्लोमा द्वारा किए गए थे। बट अल्टीमेटली यहाँ पर इस प्रकार कोई विवाद ना हो उसके लिए भी बी वोकेशनल, बीटेक और बी मतलब हायर क्वालिफिकेशन को एलिजिबल किया गया है। दूसरा जो है सीआईटीएस जो है कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य जो है आपको यहाँ पर सीआईटीएस कर दिया गया है। पिछली बार जो था इसका 30% था, इस बार इसको कंपलसरी कर दिया गया। तो ये एक मेन पॉइंट है। जिस जिस ट्रेड में आपकी सीआईटीएस जो है होती है उनके लिए एलिजिबल है। मैं आगे बात करूंगा कि कौन कौन से ट्रेड के लिए सीएटीएस होती है, किन में नहीं होती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो 50% सीट्स फॉर डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट एंड 50% फॉर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो इन्होंने आईटीआई करेगी, और जो अप्रेंटिस के कैंडिडेट है एनएससी वाले उनके लिए 50% सीटें और 50% रहेगी आपके बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए। माना कि फॉर एग्जांपल किसी ट्रेड में, माना कि एमएमबी की ट्रेड की बात करें तो वहां पर 100 पोस्ट अगर सैंक्शन है तो 50 पोस्टें जो है वो रहेगी डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, और 50 जो रहेगी वो रहेगी आपके आईटीआई के लिए। क्योंकि आप देखेंगे डीजीटी का रूल ये कहता है कि जो बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है वो थ्योरी के इंस्ट्रक्टर रहेंगे, और जो 50% जो है वो आईटीआई वाले जो प्रैक्टिकल करेंगे। ऐसा जो रूल है वो डीजी की तरफ से है, तो इसी को एज इट इज यहाँ पे आपका एप्लीकेबल किया है। तीसरा आप देखें तो सीआईटी के अंदर आरपीएल स्कीम, जो आरपीएल स्कीम के अंदर भी अगर सीआईटी आपने की है, जो ये आरपीएल स्कीम क्या होती है, नॉर्मली जो ऑलरेडी आईटीआई के अंदर जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए सीएटीएस करने के लिए क्या रहता है कि वो स्पॉन्सर्स कैंडिडेट के थ्रू आरपीएल कर सकते हैं, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी इसके लिए एलिजिबल रहेगा। फिर आप देखें जो एमएमवी है, मोटर व्हीकल है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक ट्रैक्टर है, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, मैकेनिक और ड्राइवर कम मैकेनिक जो डीसीएम है, उनके जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए क्या चाहिए, हैवी लाइसेंस जो है उनको जरूरी होना चाहिए उनके पास। आपका हैवी लाइसेंस होगा तभी वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। पिछली भर्ती में भी आपके जो ऑटोमोबाइल के जो ट्रेड्स थी उनके लिए हैवी लाइसेंस था, और इस बार भी यहाँ पर ये इसको कंपलसरी किया है। तो अगर आप इसी किसी ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं तो आपको हैवी लाइसेंस जो है वो बना लीजिए, भर्ती से पहले आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं इसकी पीडीएफ के ऊपर कि क्या क्या इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर चेंजेस किया गया है। तो आप देखें सबसे पहले ये जो है इसका अमेंडमेंट जो है अभी 1/9/2023 को किया गया है। इस नोटिफिकेशन में आप देखिए ये रूल्स लिखे हुए हैं कि इसको जो है टेक्निकल ट्रेनिंग सबऑर्डिनेट सर्विस रूल 1975 कहा जाएगा। क्या क्या बदलाव किए गए हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर, इसकी वैकेंसी अभी आ रही नहीं है, इसका कुछ आइडिया नहीं है, बट इसके जो अमेंडमेंट है वो आप देखें तो यहाँ पर भी वोकेशनल, बीटेक और आपका एलिजिबल कर दिया है उनके लिए। आपका फिर उसके बाद 3 ईयर जो डिप्लोमा है उसको एलिजिबल है। उसके बाद आपका देखिए जो एडवांस डिप्लोमा है वो उसके अंदर एलिजिबल है। उसके बाद उनको जो एक्सपीरियंस है वो आपका 3 साल जो रहेगा वो आपका बीटेक के लिए रहेगा, डिप्लोमा के लिए 5 साल, और जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, सीटीएस कोर्स कर रखा है, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उनके पास, उनको 8 साल है। तो ये अभी मैं इस पर पूरी डिटेल की बात नहीं करूंगा क्योंकि ग्रुप इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का भी आइडिया नहीं है। अगर ग्रुप इंस्ट्रक्टर वैकेंसी आती है तो मैं इस पर आपका डिटेल वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जूनियर इंस्ट्रक्टर के बारे में। तो आप देखें यहाँ पे जूनियर इंस्ट्रक्टर का जो 3 नंबर सीरियल पे आ रहा है, जूनियर इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ट्रेड मेंटेनेंस मैकेनिक L10 जो ग्रेड है। अब यहाँ पर ये इंजीनियरिंग ट्रेड मतलब जो भी एमएमबी हो गया, फिटर हो गया, ये सारी जो ट्रेड्स हैं ये आपके इंजीनियरिंग ट्रेड्स की कराती है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो उनके लिए है। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है कि जो जूनियर इंस्ट्रक्टर 100% किससे होगा, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। मतलब यहाँ पे कोई डिपार्टमेंटल प्रमोशन नहीं है नीचे की पोस्ट से। आप जूनियर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है वो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। उनमें 50% जो है रिजर्व रहेगी एनटीसी और एनएससी मतलब आईटीआई और जो अप्रेंटिसशिप कर रखा है उनके लिए, और 50% जो है वो आपके किसके लिए रहेगी, डिग्री डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको कि भाई आपकी 50% डिग्री डिप्लोमा के लिए, 50% आईटीआई और जो अप्रेंटिसशिप करेगी उनके लिए। अब बात करते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए।
आपकी सेकेंडरी होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट अंडर ओल्ड स्कीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। जो पुराने में आपको देखता हूँ वहाँ पे सेकेंडरी जो था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर होती है ओल्ड स्कीम में, जो पुराने कोई कैंडिडेट होंगे उनके लिए। बाकी अभी आपका जो है उसमें सेकेंडरी हम 10+2 जो करते हैं वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि 10+2 के साथ आपकी जो है बोर्ड के साथ इक्वलेंट आपकी 10+2 के साथ स्कीम जो है उसके साथ आपको होनी चाहिए। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में आपका भी वोकेशनल डिग्री आपके अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में आपका जो नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर जो सर्टिफिकेट है एनसीआईसी वो आपका होना चाहिए, मतलब सीआईटीएस आपका होना चाहिए जिन जिन ट्रेड में आपका एलिजिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मैकेनिक डीजल में वहाँ पे सीआईटीएस होती है तो उसके लिए एलिजिबल है। आपकी एमएमबी है वहाँ पर सीआईटीएस होती है तो वहाँ पे एलिजिबल है। मैं नेक्स्ट एक आपको उसके लिए स्क्रीन में बताऊंगा कि किस किस ट्रेड में है, करीबन कुछ 50 से ज़्यादा मतलब ट्रेड्स हैं जिनमें आपके सीआईटीएस होती है, उसके बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देखें बेसिकली ये सारी चीज़ें दी गई है कि सीआईटीएस आपके एलिजिबल कर दी गई है, मतलब कंपलसरी कर दी गई। उसके बाद 3 ईयर आपका डिप्लोमा जो है वो आपका अप्रोप्रिएट इंजीनियरिंग में होना चाहिए, एआईसीटी अप्रूव है, उसके साथ आपका लिखा हुआ है यहाँ पर भी आपका क्या है सीआईटीएस कंपलसरी किया गया है जिनमें आपका सीआईटीएस होता है। ठीक है, और फिर आपका सेम ईयर डिप्लोमा का दे रखा है सीआईटीएस का है, फिर आपका एडवांस डिप्लोमा दे रखा है, किसी ने एडवांस डिप्लोमा वोकेशनल डीजीटी से किया है, और उसके साथ आपको आईटीआई जो सीआईटीएस है वो आपकी होनी चाहिए। उसके बाद आप बात करें तो एनटीसी सर्टिफिकेट यानी जो आईटीआई हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में, जो आपने सीटीएस कोर्स कर रखा है और साथ में आपको क्या करना है उसके रिलेवेंट कोर्स में आपको सीआईटीएस होनी चाहिए। फिर आपका अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उसके अंदर भी आपका एलिजिबल है, साथ में इसके लिए भी क्या लिख रखा है कि सीआईटीएस इसके अंदर भी होनी चाहिए। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन जो है आप यहाँ पर देख ली, ये पूरी इंजीनियरिंग के लिए। अब आप बोलोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एमएमबी के लिए कौन सी इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिशियन के लिए कौन सी इंजीनियरिंग है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो आप आराम से देख लीजिएगा। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन है मतलब इंजीनियरिंग डिप्लोमा आई सीटीएस मतलब, और साथ में आपका जो अप्रेंटिस है वो एलिजिबल है। फिर आप देखें यहाँ पर क्या लिख रखा है कि जो इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर जो एमएमवी है, मैकेनिक डीजल है, मैकेनिक ट्रैक्टर है, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी है, मैकेनिक ड्राइवर, आपको जो डीसीएम है उनके लिए क्या चाहिए आपको हैवी लाइसेंस जो है बनाना है। तो आप इनमें से किसी के लिए एलिजिबल आप हैं, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे आगे, तो आप हैवी लाइसेंस जो जरूर बना लीजिएगा। फिर आपका लिख रखा है कि अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मींस द ब्रांचेस मेंशन इन द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ द कंसर्न ट्रेड पब्लिश्ड बाय द डीजीटी इन द फोर्स ऑफ टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पर आपका कोई आपका क्लेरिफिकेशन नहीं किया है कि इलेक्ट्रिशियन के लिए कौन सी है, इन्होंने सिंपल एक ओवरऑल लिख दिया। आपको अब कंफर्म करना है तो आप डीजीटी की साइट से देख सकते हैं, मैं आपको बताऊं किस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहेगा कि उनका जो सिलेबस है उनके अंदर जो इंस्ट्रक्टरी क्वालिफिकेशन है वो आपके रहेगी एट ऑफ टाइम जो पब्लिकेशन, माना कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो अमेंडमेंट हो जाता है अगले महीने कुछ भी उसके अंदर, तो वो कि वो जब आपका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है तब वो आपकी उसके मतलब यहाँ पर किसी प्रकार की कॉन्ट्रोवर्सी नहीं रखी है। एज पर जो डीजीटी कहता है वो आपका यहाँ पर मान्य होगा। डीजीटी कहता है कि एमएमवी के लिए ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल, अगर डीजीटी कहता है एमएमवी के लिए आपका मैकेनिकल है तो मैकेनिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर्वमान्य जो होगा डीजीटी का जो लेटेस्ट सिलेबस होगा एट अ टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट वो माना जाएगा। फिर आपका लिख रखा है पर्सन होल्डिंग हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिलेवेंट ट्रेड सेल बी आल्सो एलिजिबल, मतलब हायर क्वालिफिकेशन वाला यहाँ पर एलिजिबल है, किसी प्रकार का विवाद यहाँ पर नहीं रहा है, पूरा क्लियर बता दिया। तो ये है आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड। तो इंजीनियरिंग ट्रेड आप सभी अगर इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन सी है। तो नॉर्मली फिटर, वेल्डर, जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं उनके लिए आपका ये क्वालिफिकेशन आपके इसके लिए रहने वाली है। और साथ में आपका लिख रखा है कि आरपीएल स्कीम के अंदर जिसने आपका सीआईटीएस की है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो पहली हो गई आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए। अब आपके आता है इसके अंदर एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस आप देखें क्या है, सैलरी, मतलब आपका वेतन के साथ आपकी सैलरी होनी चाहिए, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कौन कौन सा एक्सपीरियंस काउंट होगा, एक्सपीरियंस इन द ट्रेड कंसर्न आइदर इन द इंडस्ट्री और इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और on a technical post, on a teaching post in a recognized teaching training institute after acquiring qualification हो। मतलब आपका ये जो एक्सपीरियंस है ये पहली बात तो सैलरी वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसके बाद होना चाहिए, जो आपकी बीटेक अगर आप एलिजिबल हैं तो बीटेक बी के बाद होना चाहिए 1 साल का। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, एडवांस डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 2 साल होना चाहिए। और अगर आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब आपका सीटीएस कोर्स कर रखा है, आईटीआई कर रखी है तो 3 साल, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट रखा है तो 3 साल। किसके बाद, इसके बाद काउंट होगा। अब आपको एक्सपीरियंस का मैं सिंपल बता दूं कि फॉर एग्जांपल आपकी बीटेक हुई है किसी डेट को, माना कि फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि 3 जुलाई 2017 को आपकी बीटेक हुई है, तो इस डेट के बाद का आपको क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो आपकी फाइनल जो
मतलब कह सकते हैं कि जो आपकी मार्कशीट आती है, कॉन्सेप्ट मार्कशीट है, उसके बाद का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपका होना चाहिए। यूँ नहीं कि आपने 2017 में और 16 में आपने बीटेक चल रही है, साथ में आपका एक्सपीरियंस, ऐसा काउंट नहीं होगा। आपकी जो फाइनल है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम इसी डेट से जो है वो आपको काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो इसके बाद का होना चाहिए। बीटेक के लिए 1 साल, डिप्लोमा के लिए 2 साल, और आईटीआई वालों मतलब एनटीसी सर्टिफिकेट और एनएससी सर्टिफिकेट के लिए 3 साल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार कुछ डाउट नहीं होगा, मैंने क्लियर आपको कर दिया है। ये है आपका जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं उनके लिए आपकी ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, उसके बाद आता है आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है और टीचिंग असिस्टेंट है और रिलेवेंट जो भी एलाइड ट्रेड्स हैं उनके लिए जो रहेगा, जो डब्ल्यूसीएस पढ़ाते हैं आईटीआई के अंदर हर बच्चे के लिए जो डब्ल्यूसीएस रहती है, तो उनके लिए भी सेम आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री ओल्ड स्कीम के साथ होना चाहिए। फिर आपका 10+2 स्कीम के साथ आपका क्या होनी चाहिए, सेकेंडरी एग्जामिनेशन होना चाहिए। फिर आपका बीटेक, ये सारी आपका एलिजिबल जो है वो आपका होना चाहिए। सेम आपका इसके अंदर 3 ईयर जो है डिप्लोमा भी एलिजिबल है। फिर आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग इसमें लिख रखा है, फिर एडवांस डिप्लोमा आपका लिख रखा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि अप्रेंटिस भी एलिजिबल है, और CITS जो है वो रिलेवेंट ट्रेड, और या फिर आपने रोडा के अंदर आपने इसके अंदर कर रखी है तो आपकी एलिजिबल आपकी है। और सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी एक्सपीरियंस जो है वो आपका रिलेवेंट आपका ट्रेड का होना चाहिए। टीचिंग का भी चलेगा, किसी इंडस्ट्री का है तो वो भी आपको चलेगा। और 1 साल, 2 साल और 3 साल जो एज इट इज़ वहाँ पहला था वो यहाँ पर एज इट इज़ वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ कि ट्रेड कंसर्न कंसर्न मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपने ऑटोमोबाइल के लिए एमएमबी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस जो है वो एमएमबी के रिलेवेंट होना चाहिए। मतलब आपका वर्कशॉप का एक्सपीरियंस जहाँ पे वहाँ मतलब ऑटोमोबाइल का कुछ काम होता है वहाँ का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई फीटर का लगा दिया किसी दूसरी वर्कशॉप में है जहाँ पर कुछ गियर बंद, मतलब नॉर्मली जो है उसके रिलेवेंट होना चाहिए। आप समझ ले, मतलब इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए, एमएमबी का है तो एमएम का होना चाहिए, डीजल का है तो डीजल का होना चाहिए, फीटर का है तो फीटर रिलेवेंट होना चाहिए। इन रिलेवेंट आपका एक्सपीरियंस जो है काउंट नहीं होगा, वो सैलरी होना चाहिए, उसका प्रूफ जो है वो आपके पास होना चाहिए। क्रॉस चेक होता है, वेरिफिकेशन होता है, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जो जूनियर इंस्ट्रक्टर जो ड्राइंग है उनके लिए आपका सेम 10th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। फिर सेकेंडरी जो 10+2 स्कीम की होनी चाहिए, और यहाँ पर भी आपकी इंजीनियरिंग जो है एलिजिबिलिटी है, डिप्लोमा है, एडवांस डिप्लोमा जो है वो आपका है। उसके बाद आपका जो है इसके अंदर जो आईटी है वो किस किस के ग्रुप के लिए है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राफ्टमैन मैकेनिकल और ड्राफ्टमैन सिविल वाले जो हैं वो कर सकते हैं। और एज इट इज जो है यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है वो भी इन्हीं ट्रेडों में अंदर होना चाहिए। आप देख लीजिएगा डिटेल में, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि किस किस के लिए, मतलब ड्राइंग के लिए ऐसा नहीं कि सभी एलिजिबल है। बीटेक वाले जो हैं वो तो आपके उसके अंदर अपन देखेंगे किसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप देखें सिर्फ जो आईटीआई वाले हैं वो सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग के ड्राफ्टमैन मैकेनिकल और सिविल के अंदर आपका रहेगा। फिर आपका यहाँ पर जो आईटी जो CITS है वो आपका दिया हुआ है, मैकेनिक रोडा आपने मैकेनिक सिविल में ड्राफ्ट में सिविल में कर रखा है वो है। और यहाँ पे भी सेम एक्सपीरियंस जो है लगभग आपका सबकी का सेम है, 1 साल, 2 साल और 3 साल आपका दे रखा है। ठीक है, ये आपका हो गया सेम। आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आपका अलग से दे रखा है। अब मैं आपको एक और बताना चाह रहा था, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो है उनके लिए आपका जैसे बात करें कि फॉर एग्जांपल स्टेनो हिंदी है, इंग्लिश है, कोपा है, और ये सारी जो है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर है। तो इसी के अंदर आपके सेम स्कीम है, आप सेकेंडरी के साथ ओल्ड स्कीम के साथ होना चाहिए, 10+2 स्कीम इसकी होनी चाहिए। फिर आपका बीटेक डिग्री आपका जो है वो आपका एलिजिबल है, उसके साथ उसका जो CITS है वो होना चाहिए। फिर आपका 3 और 2 साल का जो आपका डिप्लोमा है रिलेवेंट फील्ड में वो आपका होना चाहिए, उसके साथ आपके CITS होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है ITI जो है वो भी इसके अंदर वैलिड है, मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वो भी वैलिड है। NSC मतलब आपका जो अप्रेंटिस है वो भी होना चाहिए। और साथ में आपको जो एक्सपीरियंस है वो भी आपका क्या है, रिलेवेंट पोस्ट और टीचिंग पोस्ट में होना चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो एक्सपीरियंस आपका हर जगह लगभग सेम ही है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। और यहाँ पर भी सेम चीज़ें लिखी हुई है कि DGT का जो फील्ड रहेगा मेंशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मतलब इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन वो आपकी रहनी चाहिए, और हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। और RPL स्कीम यहाँ पर भी एलिजिबल आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये होगी। उसके बाद आप डिटेल में देखें तो यहाँ पर हिंदी स्टेनो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी डिटेल में दी गई है। आप इसको PDF को मैं लिंक में डाल दूंगा, PDF को आराम से यहाँ से देख के दे सकते हैं, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा इसको देख के। लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर काफ़ी सारी जो पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर बताएगी, उनका आप रिलेवेंट देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका मैं एक और डाउट क्लियर कर दूँ कि जैसे अब आपने बोला कि मुझे फॉर एग्जाम्पल देखना है कि डीजल मतलब MMB का क्या सिलेबस, मतलब सिलेबस क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। यहाँ पर तो क्लियर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा होगा इंजीनियरिंग एलो है अप्रोप्रिएट ब्रांच। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि अप्रोप्रिएट ब्रांच कौन सी है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आप यहाँ पर CTS
DGT टाइप कीजिए। टाइप करते ही आपका यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ओपन हो गया है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। इसको ओपन कीजिए, इसके अंदर स्कीम ऑफ ट्रेनिंग में जाइए, CTS के अंदर जाइए। ठीक है, CTS के अंदर आप गए, यहाँ पर आ गया आपका लिस्ट ऑफ CTS कोर्स क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम, इसके अंदर आए। अब यहाँ पर आप देखो सभी तरह के कोर्सेज यहाँ पर है। लगभग आप देखें तो CTS कोर्स मतलब एक तरह से जो CTS कोर्सेज होता है कितने ट्रेड में होता है, लगभग 152 ट्रेड में DGT जो है वो आपको CTS कोर्स कराती है। अब यहाँ पर आपको इसके अंदर सर्च करना है कि भैया मुझे चेक करना है फॉर एग्जाम्पल आपका MMB के लिए, तो आपकी MMB ये रही, आप इस MMB पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसको आप जैसे ओपन करोगे, इसमें आप नीचे जाइए, नीचे जाइए, नीचे जाइए, थोड़ा नीचे जाने पर यहाँ पर इंस्ट्रक्टर की जो है क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी लिखी हुई आ जाएगी आपको, ये आ गई। इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन क्या है, बी वो डिग्री इन ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द AICT रिकॉग्नाइज इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, 3 साल डिप्लोमा बीटेक। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल में जो है मुझे यहाँ पर बीटेक जो है होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और साथ में आपका यहाँ पर जो NTC NSC वो किसके अंदर होना चाहिए, MMB के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर किसी ने डीजल में कर रखी है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। MMB में आपकी क्या होनी चाहिए, ITI होनी चाहिए, साथ में 3 साल एक्सपीरियंस, और साथ में आपका क्या लिख रखा है, रिलेवेंट जो है आपका जो CITS है वो उसके अंदर आपका होना चाहिए। और सेम चीज बात यहाँ पर लिख रखी है, आउट ऑफ 2 इंस्ट्रक्टर 2 में से एक आपका बीटेक डिप्लोमा रहेगा और एक आपका ITI का रहेगा, जो हमने 50-50 बात की वो उसके अंदर। अब यहाँ पर आप देखें सेम वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए भी डिटेल में बताया, वर्कशॉप कैलकुलेशन में सभी तरह की इंजीनियरिंग जो है वो आपकी एलिजिबल यहाँ पर बताएगी। 3 साल का डिप्लोमा किसी भी ट्रेड आपका हो, आपका एलिजिबल है वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए। और साथ में आपका जो NTC भी जो है वो भी आपका इसके अंदर किसी भी उसमें आपको एलिजिबल है। ठीक है, बट यहाँ पर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखेंगे तो यहाँ पर भी किसी भी में आपकी इंजीनियरिंग है तो आपकी वैलिड है। डिप्लोमा भी किसी भी मतलब ट्रेड के अंदर मतलब इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो आपका एलिजिबल है। बट यहाँ पर जो NTC और जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है ITI जो है वो सिर्फ आपका ड्राफ्टमैन मैकेनिकल और ड्राफ्टमैन सिविल के अंदर 3 साल एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगी। फिर आप जैसे एम्प्लॉयमेंट स्किल्स की बात करें, ES की बात करें, तो ES के अंदर आप देखें यहाँ पर MBA BBA एनी ग्रेजुएट डिप्लोमा एनी 2 ईयर एक्सपीरियंस शॉर्ट टर्म TOT कोर्स जो है वो आपका होना चाहिए। तो ये जो है कंसिडरिंग आपको रखना है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से यहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसकी मैं आपको बता दूं लिंक जो है, ये देखिए ये जो नीचे आपकी लिंक दी हुई है https://dgt.gov.in CTS डिटेल, यहाँ सर आप जो है इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कौन से ट्रेड के लिए आपको इलेक्ट्रिशियन का देखना है तो आप इलेक्ट्रिशियन का देख सकते हैं। मैंने जैसे आप यहाँ पे आपको बताने के लिए लगाया इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या है, इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आपके इसके अंदर होनी चाहिए और ये इसके लिए एलिजिबल है। तो ये जो है अगर माने कि फॉर एग्जाम्पल अगले अभी जैसे जुलाई में इसको अपडेट किया है, जुलाई 2022 के अंदर ये लेटेस्ट अभी जो है अमेंडमेंट इसके अंदर हुआ है। अब माना कि फॉर एग्जाम्पल DGT इसमें कोई बदलाव करती है तो वो बदलाव जो है अगर वैकेंसी के टाइम पहले हो गया, माने वैकेंसी आने से पहले अगर हो जाता है तो वो मान्य होगा। ठीक है, किसी प्रकार कोई विवाद नहीं है। आपको जो है DGT की जो गाइडलाइन अभी आपका माने कि यहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का ले रहे हैं तो उस टाइम अगर इसमें कोई बदलाव होता है, वैसे देखिए अब इलेक्ट्रिकल के लिए तो यही रहेगा, कुछ माना कि फॉर एग्जाम्पल कुछ चेंजेस करते हैं तो इसको मान्य जाएगा। सर्विस नियम में रूल्स में ये लिखा गया है कि भाई इस तरह से जो अमेंडमेंट जो इसके किया गया उसके अंदर ये चीज़ है। ठीक है, दूसरा फिर अब आपको होता है कि भाई CATS कौन कौन से ट्रेड के अंदर होती है, CATS कौन से किसके लिए एप्लीकेबल है। तो आप फिर से आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाने के बाद आप यहाँ पर CATS DGT सर्च कर लीजिए। यहाँ पर आपका जो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम आ जाएगा उसके अंदर आप जाइए, CATS को सिलेक्ट कीजिए। CATS सिलेक्ट करने के बाद आपको लिस्ट ऑफ CATS कोर्सेज आ जाएगी। आप यहाँ पे देखिए करीबन कितने कोर्सेज हैं, यहाँ पर आप देखें अप्रोक्सीमेटली 55 जो है वो आपके ट्रेड्स जो हैं वो CATS के अंदर होती है। तो यहाँ सर आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कौन से CATS के लिए मुझे क्या एलिजिबिलिटी रहती है, किस में मैं करता हूँ, है ना। तो ये बेसिक जो है डिटेल यहाँ पर आपकी दी गई है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करें मैकेनिक डीजल है उसको आप ऑन करो, अब यहाँ से इसकी जो इन्फॉर्मेशन है पूरी पा सकते हैं कि इसके अंदर देखिए अभी इसको अभी चेंज किया गया, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिया गया है कि आपका बीटेक डिग्री इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल जो है वो उसके लिए आपका रहता है, और एंट्री क्वालिफिकेशन जो कौन कौन CATS कर सकता है तो इसके मतलब यहाँ से आपको सिंपल आइडिया लग जाएगा कि किस किस पोस्ट में आपकी CATS होती किस में नहीं। मतलब फॉर एग्जांपल एक आपका है ITI के अंदर मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंट, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंट के अंदर आपकी CATS नहीं होती तो उसके लिए CATS नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर आपके रिलेवेंट ट्रेड है ही नहीं, कि उसको कोई रिलेवेंट माना नहीं गया तो उसके लिए आपके नहीं। बाकी जितनी भी ट्रेड्स हैं आपके लगभग देखें तो 55
जो हैं उनके अंदर CITS होती है, तो उन सब के लिए आपके CITS मैंडेटरी रहेगी, और जिनमें CITS नहीं होती उनके लिए CITS मैंडेटरी नहीं, उसके डायरेक्ट रिटर्न जो है उसी पे रहेगा, CITS कंपलसरी उसके लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखें कि ओवरऑल जो CITS एप्लीकेबल करने के बाद ये देखें मैंने आपको यहाँ पर लगाया, और ये इसकी है dgt.gov CIT कोर्सेज। करीबन 55 ट्रेड जो हैं वो आपके CITS के अंदर एलिजिबल हैं, इनके अंदर CITS होती है। तो आप यहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिए कि भाई आपको कौन सी ट्रेड के अंदर आपने CITS अगर करनी भी है तो अभी भी आप, अब तो क्या कर, अब तो वैसे CITS हो गया, अगले साल आप कर सकते हैं। बट हाँ, अभी जिनके हैं तो यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगा किस किस में CITS है, किस किस नहीं है। तो जो जिन्होंने CITS नहीं कर रखी वो यहाँ से देख के सकते हैं कि अगर उसकी वैकेंसी आती है जिनमें CITS नहीं है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की कि अमेंडमेंट क्या क्या किया गया है, ये इसके की पॉइंट्स थे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप इस डाउट को क्लियर कर दें। इस वैकेंसी के रिलेटेड जो भी आगे हम जो भी रिलेवेंट जो भी क्लासेस हैं वो इस यूट्यूब चैनल पे हम कोशिश करेंगे कि आपके हेल्प के लिए शुरू की जाए। जैसा समय मिलेगा आपके साथ वीडियो जो है शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं यही एंड, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।